हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम नीचे देखेंगे कि कभी कभी हम उपयोगी सरलीकरण से विचलन की ओर भी जाएंगे। जो उपयोगी जो सरलीकरण है, सरल करने का जो तरीका है, उससे हम लोग किधर बढ़ेंगे? विचलन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि डेविएशन की तरफ बढ़ेंगे। तो वो चीज़ लिखा है कि कभी कभी हम लोग क्या करेंगे? उपयोगी सरलीकरण से विचलन की ओर भी जाएंगे। जब हम यह अनुभव करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रकों से मिलकर बनती प्रतीत होती है। जब हमें यह अनुभव होगा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रकों से मिलकर बनती प्रतीत होती है। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रकों की अंतर्निर्भरता या क्षेत्रकों के बीच संबंध एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उसे देश के अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों को और अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था को हम लोग दो क्षेत्रकों के बीच अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर, ये चीज़ देखना पड़ता है। मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रकों के बीच अंतर्निर्भरता। या कभी कभी क्या देखते हैं? विशेष निश्चित उद्देश्य के लिए दो क्षेत्रकों के बीच संबंध। तब ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की बजाय देश के अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों की और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। तो यहां देखिए, दो क्षेत्रकों के बीच में जो अंतर्निर्भरता है, देखिए तो यहाँ पर लिखा था कि कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कृषि उद्योग ले सकते हैं, तो इनके बीच में अंतर्निर्भरता यहाँ जो है, यह यहाँ तक कि कीमतों के बीच प्रतिद्वंदिता हो सकती है, मतलब कंपटीशन हो सकती है कीमतों के बीच में। या क्षेत्रकों के बीच के संबंध की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्रक, व्यापारिक क्षेत्रक और सरकार, ये देखिए आपस क्षेत्रकों के बीच में संबंध है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अगर हम देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रकों के बीच हम अंतर्निर्भरता को लेंगे, दो क्षेत्रकों के बीच संबंध को लेंगे। इससे क्या होगा कि पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी जो है एक अर्थव्यवस्था की पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा देश के अर्थव्यवस्था की कुछ ही चीज़ों को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो सकता है। देखिए, जो अलग अलग वस्तुएं हैं उसको छोड़कर अगर केवल प्रतिनिधि वस्तु पर ध्यान देंगे तो सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष के विशिष्ट गुणों की उपेक्षा हो सकती है। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होगा? किसी वस्तु विशेष की क्या हो सकती है? उनके गुणों की अवहेलना हो सकती है। क्योंकि उपेक्षा मतलब क्या? किसी गुण के बारे में सही नहीं बताना, गुण के बारे में अच्छा ना होना। तो वही चीज़ लिखा है कि किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु विशेष की विशिष्ट गुणों की क्या हो सकती है? उदासीनता हो सकती है, उसके गुणों की अवहेलना हो सकती है, निरादर हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, समझते हैं। कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दशाएं, कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दशाएं बिल्कुल भिन्न प्रकृति की होती है, क्योंकि कृषि का उत्पादन की उसकी जो प्रकृति जो है वो भिन्न है और औद्योगिक वस्तु के उत्पादन की जो प्रकृति है वो अलग है। अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए
जितने भी प्रकार श्रमिक हैं तो सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को लें, सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को लें तो हम किसी फर्म के प्रबंधक और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि चुन रहे हैं, एक प्रतिनिधि कोटि को ले रहे हैं। मतलब तो हम किसी फर्म के प्रबंधक और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामलों में वस्तु की एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। इसलिए कई मामलों में ऐसे होते हैं कि वस्तु की एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कई मामलों में जो वस्तु जो है श्रम अथवा उत्पादक तकनीक की बात कर सकते हैं, तो एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में तीन सामान्य प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम अर्थव्यवस्था में बात करें तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में तीन सामान्य प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती हैं: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। इन वस्तुओं की उत्पादन तकनीक और कीमत में अंतर हो सकता है। इन वस्तुओं की उत्पादन की जो तकनीक है और कीमत जो है इसमें अंतर हो सकती है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का भी विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि विभिन्न वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का, विभिन्न वस्तुओं का जो व्यक्तिगत निर्गत स्तर है, कीमतें जो हैं, रोजगार का जो स्तर है आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ की गई इस चर्चा में, तो यहाँ जो की गई चर्चा और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपने पूर्व अध्ययन से शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर जो चर्चा हुआ और आपने पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, तो इससे आपको इस बात का समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस प्रकार भिन्न है। संक्षिप्त सार के रूप में देखें तो अगर हम संक्षिप्त में अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको वैयक्तिक आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिनसे वे चालित होते हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। मतलब यह बोलना चाह रहा है कि अगर हम संक्षिप्त में व्यष्टि अर्थशास्त्र की चर्चा करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पता चलता है कि यह जो है वो वैयक्तिक आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिससे वे चालित हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर वैयक्तिक आर्थिक एजेंट क्या है। तो देखिए, तो जैसा बॉक्स में देखने बोला है तो यहाँ पर देखिए आर्थिक एजेंट के बारे में यहाँ बताने की कोशिश किया है। आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। यानी कि आर्थिक इकाई और आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है या उन संस्थाओं से है जो क्या निर्णय लेता है, आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं। देखिए, आर्थिक एजेंट में उपभोक्ता हो सकते हैं
जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। ठीक है, आर्थिक एजेंट में उपभोक्ता हो सकते हैं और ये क्या निर्णय ले सकता है, ये यही निर्णय लेगा कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं। तो आर्थिक एजेंट में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं, जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है। देखिए, आर्थिक एजेंट में सरकार भी हो सकता है, आर्थिक एजेंट में निगम भी हो सकता है, आर्थिक एजेंट में बैंक भी हो सकता है। ऐसी संस्थाएं भी हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कि कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है आदि। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आया कि आर्थिक एजेंट में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, और इसके अंतर्गत उपभोक्ता हो सकता है, इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादक हो सकता है, इसके अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकता है। ये व्यष्टि जिसका अर्थ छोटा है, तो ये व्यष्टि एजेंट हैं, अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप, उपभोक्ता जो अपनी रुचि के आधार पर, अपनी आय के आधार पर क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। माने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु के समूह का चयन करते हैं जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के समूह का चयन करते हैं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए, उत्पादक जो है अपनी उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो अपनी लागत को क्या करता है, कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। तो देखिए, उत्पादक कैसे ज़्यादा लाभ कमाएगा, तो उत्पादक लाभ कैसे कमाएगा, तो सबसे पहली बात तो वो अपने जो लागत कीमत है जितना कम करेगा, और दूसरी बात उत्पादित वस्तु को बाजार में जितना ज़्यादा ज़्यादा ऊंचा दाम पर बेचेगा। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है। तो यहां पर हम लोग समझ में आ रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक्चुअली में जो है वो मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्तिक होते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक भूमिका निभाने वाला और निर्णयकर्ता व्यक्तिक होता है। तो इस व्यक्तिक में कौन हो सकता है, क्रेता हो सकता है या विक्रेता कंपनियां भी। तो आर्थिक भूमिका निभाने वाला और निर्णयकर्ता व्यक्तिक होते हैं, तो इसके अंतर्गत क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी आएंगे। दूसरी बात देखिए, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं वो भी व्यक्तिक होते हैं। जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं वो भी व्यक्तिक के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन आएंगे, इसमें आएंगे उत्पादक और विक्रेता, और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में। तो देखिए, उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में, पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही हैं। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि बड़ी कंपनी भी व्यष्टि ही हैं।
कि उसे अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है। देखिए समूचे के लिए कार्य नहीं कर रहा है, देखिए अपने शेयर धारकों के हितों के लिए कार्य करना पड़ता है। इसलिए एक जो बड़ी कंपनी है वो भी व्यष्टि के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ अपने शेयर धारकों के हित के कार्य करना पड़ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य जो बड़ा है, संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। देखिए मैक्रो का तात्पर्य बड़ा है और ये संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, और इसमें क्या आता है, जैसे कि मुद्रास्फीति आता है अथवा बेरोजगारी आता है, तो इसका उल्लेख नहीं है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं होता है जो संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। तो मुद्रास्फीति अथवा बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है, या फिर मान लिया गया है कि इसका उल्लेख नहीं, मतलब कुल मिला के कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे मामलों का बात नहीं होता है जो संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। अब यहां पर बात उठता है कि ये ऐसे परिवर्तन नहीं है, मतलब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ये ऐसे परिवर्तन नहीं है कि व्यक्ति क्रेता या विक्रेता बदल सकते हैं। देखिए किसी एक क्रेता या विक्रेता द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इस तरह का परिवर्तन है, ये ऐसे वेरिएबल हैं, ये ऐसे परिवर्तन हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो किसी एक व्यक्ति यानी कि व्यक्ति के द्वारा यानी क्रेता द्वारा विक्रेता द्वारा नहीं बदले जा सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग तथा पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ा। देखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट कब आता है, उसके निकट कब दिखाई पड़ता है, उसके निकट तब आता है जब उसे सामान्य संतुलन यानी कि मांग तथा पूर्ति का संतुलन, मांग तथा पूर्ति का जो संतुलन है अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ता है, तब जाके व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट आता है, या उसके निकट कह सकते हैं कि आया है।